हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। आज के वन कॉन्सेप्ट डे सीरीज में हम जो टॉपिक कवर करेंगे दैट इज बायोस्फीयर रिजर्व्स। इस पे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरली ये पूछा जाता है कि ये बायोस्फीयर रिजर्व है कि नहीं, इंडिया में कौन से बायोस्फीयर रिजर्व्स प्रेजेंट हैं, मैप के अंडर क्या आता है। ये एक मेंस का क्वेश्चन भी बन सकता है कि बायोस्फीयर रिजर्व है क्या, ये कब शुरुआत हुई थी इनकी और इंडिया ने इसको कैसे बनाया। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व है ही क्या, आप बात समझिए। ये दो वर्ड से बना हुआ है। एक वर्ड है बायोस्फीयर और एक है रिजर्व। अब इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, बायोस्फीयर क्या होता है, जब तीन चीजें आके मिलती हैं। अगर आपने एनवायरमेंट पढ़ा हो, बेसिक एनवायरमेंट, एक होता है आपका हाइड्रोलॉजी, एक होता है लिथोस्फेयर, और जो बीच का पार्ट बनता है दैट बिकम्स दी बायोस्फीयर। ठीक है, सो यहां पर क्या है, जब आप सारे स्फीयर्स को, चाहे वाटर का हो चाहे लैंड का हो, जब आप सारे स्फीयर्स को इकट्ठा कर देते हैं और जो पर्टिकुलर रीजन बनता है दैट बिकम्स दी बायोस्फीयर। बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग थिंग्स। जहां पर भी लिविंग बीइंग्स, लिविंग थिंग्स प्रेजेंट है, दैट पर्टिकुलर इकोसिस्टम बिकम्स दी बायोस्फीयर। ठीक है जी। सो बायोस्फीयर एक कॉन्सेप्ट है जो बड़ा ह्यूज कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। इट इज एन इंटरनेशनल डेजिग्नेशन बाय यूनेस्को। ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो डेजिग्नेशन किसने दी थी, दैट इज यूनेस्को, फॉर रिप्रेजेंटेटिव पार्ट्स ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल लैंडस्केप्स एक्सटेंडिंग ओवर लार्ज एरियाज। तभी मैं बोल रही हूं एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि लार्ज एरियाज में प्रेजेंट होते हैं of the terrestrial, coastal, marine ecosystems और a combination of both। तो मैंने आपको बता दिया, हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोस्फीयर या फिर लिथोस्फीयर, जो जब कंबाइन होंगे, दोनों कंबाइन होंगे, वो पर्टिकुलर रीजन जो बन जाता है, दैट पर्टिकुलर रीजन बिकम्स बायोस्फीयर। सो बायोस्फीयर रिजर्व एज ए टर्मिनोलॉजी किसने दी थी, दैट इज यूनेस्को। यूनेस्को ने कहा था कि ये जो इकोसिस्टम्स हैं, ये जो बायोस्फीयर है, इसको प्रिजर्व करना हमारी जिम्मेवारी है। सो अगर हम इसको प्रिजर्व करेंगे, अगर देखो सिंपल सी बात है, नेचर और ह्यूमन बीइंग्स में हमेशा से एक क्लोज रिलेशनशिप रहा है। अगर हम नेचर को बर्बाद करेंगे तो इन टर्न हम भी बर्बाद होंगे। तो हमें अगर अपना लाइफ बचानी है, अपनी लाइफ बचानी है, तो हमें नेचर को बचाना ही बचाना पड़ेगा। सो बायोस्फीयर रिजर्व तभी बनाए गए थे क्योंकि बायोस्फीयर क्या है, एक इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम है। अगर हम उस इकोसिस्टम को प्रिजर्व नहीं करेंगे तो वहां पर रहने वाली स्पीशीज भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। ठीक है, सो बायोस्फीयर रिजर्व एज अ टर्मिनोलॉजी किसने दी थी, दैट इज यूनेस्को। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है दी बायोस्फीयर रिजर्व। अब बायोस्फीयर का मेन एम क्या है, इट ट्राइज टू बैलेंस इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ एसोसिएटेड कल्चरल वैल्यूज। अब आप इस बात को समझिए, बायोस्फीयर रिजर्व क्यों बनाया गया था। इट इज अ बैलेंसिंग व्हील। सिंपल सी बात है, एक तरफ डेवलपमेंट है और एक तरफ एनवायरमेंट प्रिजर्वेशन है। अगर आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो आपको इंडस्ट्रीज लगानी पड़ेंगी, आपको एग्रीकल्चर करना पड़ेगा एंड सो ऑन। तो वहां से क्या हो रहा है, हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस खराब हो रहा है क्योंकि एनवायरनमेंट खराब हो रहा है। अब बायोस्फीयर रिजर्व का मकसद क्या है कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कर पाए और हम इकोलॉजी को भी बचा पाए। एक बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। तो बायोस्फीयर रिजर्व का मकसद ही ये है कि हमने इकोलॉजी को तो प्रिवेंट करना ही करना है, बचाना तो उसको है ही है, लेकिन साथ में हमने डेवलपमेंट भी करनी है। ठीक है, सो अब यहां पर बायोस्फीयर रिजर्व में कुछ क्राइटेरियाज हैं कि हम किस चीज को बायोस्फीयर रिजर्व डेजिग्नेट करेंगे। पहला पॉइंट यहां पर आता है कि जो डिस्टर्ब्ड एरिया, जो देखिए, जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। अब इस बात को यहीं पर समझ लीजिए।
सपोज दिस होल इज अ बायोस्फीयर रिजर्व, इसका जो एक एरिया है दैट एरिया इज नोन एज द कोर एरिया। देखिए जो कोर एरिया है वो कोर एरिया में क्या है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीशीज है या फिर जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है, अगर उनको बचाना है तो उनको उस पर्टिकुलर रीजन को हम क्या नाम दे देते हैं, दैट इज द कोर एरिया, जहां पर ह्यूमन एक्टिविटी प्रोहिबिटेड होती है। ह्यूमन एक्टिविटी का मतलब क्या है, यहां पर ह्यूमंस अलाउड नहीं है, क्योंकि यहां पर अगर हम डेवलपमेंट करेंगे तो जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है वो एक्सटिंक्ट होने की कगार पे आ जाएंगे। सो कोर एरिया सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट एरिया होता है जहां पर ह्यूमन एक्टिविटी जो है दैट इज प्रोहिबिटेड, टोटली प्रोहिबिटेड। सो पहला पॉइंट यहीं पर है, प्रोटेक्टेड एंड मिनिमली डिस्टर्ब्ड कोर एरिया, कि हमें अपने कोर एरिया को मिनिमम डिस्टर्ब करके रखना है, मतलब वहां पर ह्यूमन एक्टिविटी विल बी प्रोहिबिटेड। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, दैट इज द कोर एरिया मस्ट बी बायोजियोग्राफिकल यूनिट। इसका मतलब क्या है, जो कोर एरिया है, जो हमने सबसे इंपॉर्टेंट एरिया रखा है बायोस्फीयर रिजर्व का, वो एक लार्ज एरिया होना चाहिए। उस लार्ज एरिया में वायबल पॉपुलेशन होनी चाहिए। अब वायबल पॉपुलेशन का मतलब क्या है कि वहां पर फ्लोरा एंड फौना दोनों ही होने चाहिए, जिससे कि उस स्पीशी को जिसको हम बचाना चाहते हैं या फिर वहां पर अगर दूसरे स्पीशीज एग्जिस्ट करते हैं उनके लिए उनका हैबिटेट डिस्टर्ब ना हो। सो इट शुड बी अ लार्ज बायोजियोग्राफिकल एरिया जहां पर आपको फ्लोरा और फौना देखने को मिलेंगे। ठीक है जी। थर्ड पॉइंट आता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लोकल कम्युनिटीज। देखिए अगर हमें एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करना है तो लोकल कम्युनिटीज अगर साथ नहीं देंगी तो हम उस एरिया को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, गवर्नमेंट भी उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती अनटिल एंड अनलेस अगर लोकल कम्युनिटीज सपोर्ट नहीं करेंगी। सो लोकल कम्युनिटीज की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। फोर्थ पॉइंट आता है द प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल ट्राइबल एंड रूरल मोड्स ऑफ लिविंग। अब देखिए एक मिनट, हाँ जी देखिए, प्रेजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल ट्राइबल एंड रूरल मोड्स ऑफ लिविंग। देखिए यहां पर क्या है, अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल ये कोर एरिया बना दिया हमने और हमने अब बोला कि यहां पर ह्यूमन एक्टिविटी प्रोहिबिटेड है, अगर सपोजिटली वहां पर ट्राइबल लोग रहते थे तो वो कहां जाएंगे? ठीक है, उनको आप बाहर थोड़ी निकाल दोगे। वहां पर क्या है, लोकल कम्युनिटी से आपको सपोर्ट चाहिए और लोकल कम्युनिटीज के इन्वॉल्वमेंट से ही आप उस एरिया को बचा पाएंगे। सो जो भी ट्रेडिशनल कल्चर है, जो ट्राइबल कल्चर है वहां का, वो हम हार्म नहीं करना चाहते हैं। लास्ट पॉइंट आता है आपका, दैट इज ट्राइबल लोगों को बचाना। ठीक है, क्योंकि जो ट्राइबल पीपल हैं उनको हार्म ना पहुंचाना, दैट इज द मेन एजेंडा ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, इट इज अ बैलेंस बिटवीन मेंटेनिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन वन हैंड एंड मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑन द अदर हैंड। क्योंकि ट्राइबल लोग जो हैं उनका सारा लाइवलीहुड किस पे टिका हुआ है, ऑन द फॉरेस्ट्स। अगर हम उन्हीं को वहां से निकाल देंगे तो वो कहां जाएंगे, उनका लाइवलीहुड क्या होगा, हर्ट हो जाएगा। तो हमें एक बैलेंस बना के चलना है कि कोई भी हार्म ना हो, ना ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट हार्म हो और ना ही इकोलॉजिकल डेवलपमेंट हार्म। ठीक है जी। सो दैट इज द मेन एजेंडा ऑफ क्रिएटिंग द बायोस्फीयर रिजर्व। अब आप देख सकते हैं 3 एरियाज आपको दिख रहा है यहां पर, कोर जोन जहां पर नो ह्यूमन एक्टिविटी है। नेक्स्ट आता है बफर जोन। देखिए कोर एरिया के अराउंड एक बड़ा सा एरिया होता है, उस एरिया को कहा जाता है दी बफर जोन। अब बफर जोन में क्या है, आपको लिमिटेड एक्टिविटी दिखेगी, लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी देखने को मिलेगी। यहां पर ज्यादा ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती है, लेकिन कुछ टूरिज्म पर्पस के लिए, कुछ R&D के लिए आपको यहां पर
इजाजत मिल सकती है, ठीक है। सो दैट इज द बफर जोन। लास्ट पार्ट होता है दैट इज द ट्रांजिशन जोन। अब ट्रांजिशन जोन्स में आपको ह्यूमन सेटलमेंट्स और क्रॉप कल्टीवेशन देखने को भी मिलेगी। तो यहां पर फुल्ली डेवलप्ड एरिया होता है ये, और यहां पर जो ट्राइबल्स हैं, जो लोकलाइट्स हैं, उनको रहने की इजाजत भी दी जाती है। सो इट इज अ क्लोज्ड सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एज वेल एज प्रोटेक्टिंग दी स्पीशीज। जो स्पीशी हम बचाना चाहते हैं वो हम स्पीशीज का हैबिटेट को क्या बना देंगे, दैट इज द कोर रीजन। कोर रीजन के आसपास हम क्या बना देंगे, दैट इज द बफर जोन। अब बफर जोन के आउटसाइड एरिया, ये शॉक प्रूफ एरिया होता है। शॉक प्रूफ का मतलब क्या है, एकदम से ट्रांजिशन चेंज ना हो, तभी हम ट्रांजिशन कैसे करते हैं, दैट इज बाय गेटिंग इट इनटू द बफर जोन, ठीक है। सो ट्रांजिशन जोन में आपको अच्छी खासी ह्यूमन एक्टिविटी देखने को मिलेगी। बफर जोन में आपको लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी देखने को मिलेगी, और कोर रीजन में आपको कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। दिस इज हाउ द इंपैक्ट इज डिक्रीज्ड, ठीक है। ऑल्दो इट इज मेंटेनिंग अ बैलेंस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज वेल, क्योंकि यहां पर ट्रांजिशन एरिया में आपको क्या बताया गया है कि यहां पर ह्यूमन सेटलमेंट हो सकती है, क्रॉप कल्टीवेशन भी हो सकती है, मतलब आप एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, मतलब लाइवलीहुड आपने संभाल के रखा हुआ। सो दिस इज दी हाउ द बायोस्फीयर रिजर्व्स इज स्ट्रक्चर्ड। इनर एरिया द कोर जोन, outer area the buffer zone, and the outermost area is the transition zone. एक एक करके पढ़ते हैं। कोर एरिया में कोई भी आपको ह्यूमन एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी, ये एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है, ठीक है। अब वैसे तो बायोस्फीयर रिजर्व है, सारा ही प्रोटेक्टेड एरिया है, लेकिन जो कोर एरिया है वो मोस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है। जनरली आप जो भी नेशनल पार्क्स, आपने सुना होगा नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, जो नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज हैं उन्हीं को एक्चुअली में कोर एरिया बनाया जाता है, ठीक है। जहां पर भी नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी बना दी तो दैट मींस वो एरिया क्या है, दैट इज द कोर एरिया। उसके आसपास एरिया कौन सा होगा, दैट इज द बफर एरिया। उसके आसपास कौन सा एरिया होगा, दैट इज द ट्रांजिशन एरिया, ठीक है। सो कोर एरिया क्या है, दैट इज जहां पर भी आपके नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट आता है द कोर एरिया इज अ प्रोटेक्टेड रीजन लाइक अ नेशनल पार्क और द वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज विच इज रेगुलेटेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये कौन बनाता है, प्रोटेक्ट कौन करता है और रेगुलेट कौन करता है, दैट इज अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है जी। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, ये हम एक और कॉन्सेप्ट वन कॉन्सेप्ट डे सीरीज में हम ये कवर कर लेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। अभी के लिए आप याद रखिए कि जो कोर रीजन है वो जनरली हम क्या डेजिग्नेट कर देते हैं, एज अ नेशनल पार्क और अ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी अंडर द एक्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। सो इट इज फ्री फ्रॉम ह्यूमन इंटरफेरेंस, ये हम पढ़ चुके हैं। यहां पर आपको ह्यूमन की प्रेजेंट मतलब ह्यूमन सेटलमेंट देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट आता है दी बफर जोन। अब बफर जोन क्या है, देख सकते हैं, इट इज द जोन विच सराउंड्स द कोर जोन, और यहां पर आपको लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी देखने को मिलेगी, ठीक है जी। It includes restoration, limited tourism, fishing, grazing, etc. जिससे कि जो कोर जोन पे है एकदम से भार ना पड़े, which are permitted to reduce its effect on the core zone, कि कोर जोन पे इफेक्ट ना पड़े, तो इसलिए आपको यहां पर लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी दी जाती है कि आप ग्रेजिंग कर सकते हैं, आप फिशिंग कर सकते हैं, आप टूरिज्म के लिए यूज कर सकते हैं। सो वो जो एरिया है दैट बिकम्स दी बफर जोन। नेक्स्ट आता है आपका दी ट्रांजिशन जोन। देखिए ट्रांजिशन जोन क्या है, दी आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ दी बायोस्फीयर रिजर्व। ये क्या करता है, यहां पर कोऑपरेशन है, इट इज नोन एज दी जोन ऑफ कोऑपरेशन वेयर ह्यूमन वेंचर्स एंड दी कंजर्वेशन आर डन इन हार्मनी। सो यहां पर क्या है, दोनों की इंट्रैक्शन है,
मतलब इकोलॉजिकल कंजर्वेशन भी हो रही है और ह्यूमन सेटलमेंट, ह्यूमन एक्टिविटी को भी यहां पर दिया जा रहा है मौका कि आप अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं। सो यहां पर हार्मनी या फिर हम बोलते हैं जोन ऑफ कोऑपरेशन। सो इट इंक्लूड्स दी सेटलमेंट्स, क्रॉपलैंड्स, मैनेज्ड फॉरेस्ट्स एटसेट्रा, जो कि हम इकोनॉमिक पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। मतलब मेन एजेंडा हमारा बायोस्फीयर रिजर्व बनाने का क्या था कि हमें एक बैलेंस मेंटेन करना है इन दी इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज वेल एज प्रिवेंटिंग दी और प्रिजर्विंग दी इकोलॉजिकल बैलेंस। ठीक है जी, आगे चलते हैं। फंक्शंस देखिए, सबसे पहले हम क्या करना चाहते हैं, कंजर्वेशन करना चाहते हैं। किसकी कंजर्वेशन करना चाहते हैं, स्पीशीज, जो भी स्पीशीज एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं या फिर फ्लोरा एंड फौना जो एंडेंजर्ड है उनको बचाना चाहते हैं। तो दूसरा काम क्या करना चाहते हैं हम, डेवलपमेंट। अब दोनों की डेवलपमेंट, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी चाहिए हमें और हमें इकोलॉजिकल बैलेंस भी मेंटेन करना है। लॉजिस्टिक सपोर्ट, लॉजिस्टिक सपोर्ट का मतलब क्या है, क्योंकि अगर आप एक ऐसा एरिया डेवलप कर देंगे जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हो सकती है तो वहां पर आप लॉजिस्टिक सपोर्ट्स दे सकते हैं। सो दीज आर दी फंक्शंस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। ये आप देख सकते हैं यहां पर बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया दिए गए हैं, टोटल मिलके 18 हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप एक बारी मैप को खोलिए और अपने मैप को ध्यान से देखिए कि यहां पर कहां कहां पर प्रेजेंट है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको 4 चीजें दे देंगे और 4 बायोस्फीयर रिजर्व्स में से बोल देंगे कि इंडिया का बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा नहीं है। सो यू हैव टू रिमेंबर दीज 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स। These are biosphere reserves of India. आप देख सकते हैं रेड वाले, मानस, सुंदरबन, सिमलीपाल, शेषाचलम, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, दिब्रू साइखोवा, दिहांग दिबांग, नंदा देवी, कोल्ड डेजर्ट, ये सारे ही हमारे क्या हैं, दैट इज दी बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया। देखिए हमेशा अगर आपको ये चीज याद रखनी है तो हमेशा आप ऐसे करा करिए, पहले नॉर्दर्न पार्ट फिर ईस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके बाद दी साउदर्न पार्ट एंड देन कम्स दी वेस्टर्न पार्ट। अब देखिए वेस्टर्न पार्ट में सिर्फ एक ही है, रन ऑफ कच्छ। सो ऐसे याद हो जाएगा, अगर आप ऐसे करने बैठेंगे तो नहीं याद होगा, ठीक है। सो हमेशा ऊपर नॉर्दर्न, नॉर्थ ईस्टर्न, नेक्स्ट कम्स दी साउदर्न पार्ट एंड देन दी वेस्टर्न पार्ट। इससे आसान हो जाएगा याद करना क्योंकि इससे डिवीजन हो जाती है, ठीक है, फिर याद रहता है। सो दिस इज दी बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आता है एक प्रोग्राम और है, दैट इज नोन एज दी मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, जिसको हम बोलते हैं मैब, MAB। अब कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स को हम नॉमिनेट कर देते हैं टू मैब। सो रीड द डेफिनेशन, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर नॉमिनेटेड बाय नेशनल गवर्नमेंट व्हिच meets a minimal set of criteria under the Man and Biosphere Reserve Program of UNESCO. Globally 122 कंट्रीज में ये फैले हुए हैं, 20 ट्रांसबाउंड्री साइट्स हैं और 686 बायोस्फीयर रिजर्व्स इसमें इंक्लूडेड है। हमारे इंडिया में जो प्रेजेंट है, एक बार आप डायग्राम देख लीजिए, फिर इस पे आते हैं। ये है आपको अराउंड 11 बायोस्फीयर रिजर्व्स मिलेंगे जो कि मैब के अंडर आते हैं। देखिए मैब का मतलब क्या है, दैट इज मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। कुछ एक क्राइटेरिया सेट किए जाते हैं कि हम इन बायोस्फीयर रिजर्व्स को मैप में डालना चाहते हैं। अब ये कौन बोलता है, दी नेशनल गवर्नमेंट। जो नेशनल गवर्नमेंट होगी वो ही अपनी लिस्ट देगी कि हम इन साइट्स को मैप में इंक्लूड करना चाहते हैं। जब भी कोई बायोस्फीयर रिजर्व मैप में इंक्लूड हो जाता है, दैट मींस उसकी कंजर्वेशन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, मतलब वो होलिस्टिक वर्ल्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो ये कुछ 11 हमारे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जो कि अंडर है मैप के, ठीक है। अब वो 11 आपको याद करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम गल्फ ऑफ मन्नार की बात करते हैं तो वो एक बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि मैप के अंडर आता है। ऐसे ही मानस जो है अगेन मैप के अंडर आता है। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। आप चलते हैं मैप पे।
ये लॉन्च कब किया गया था? 1971 में। किसके अंडर? दैट इज यूनेस्को के अंडर। एम क्या है इसका? टू इस्टैब्लिश अ साइंटिफिक बेसिस फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरमेंट। अब देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व का मकसद ही क्या था कि हमें एक जोन ऑफ कोऑपरेशन बनाना है। मतलब कोऑपरेशन चाहिए किसके बीच में? ह्यूमंस के बीच में और हमारी इकोलॉजी के बीच में। सो यहां पर भी मकसद क्या है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उनको नेशनल गवर्नमेंट क्या बोल देती है? दे विल कम अंडर मैप। सो यहां पर क्या है, आपको सारा कुछ देखने को मिलेगा। मैप combines natural and social sciences, economics and education to improve the human livelihoods। मकसद क्या है यहां पर कि ह्यूमन सेटलमेंट्स जहां पर प्रेजेंट है वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी भी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वहीं से तो वो पैसा कमाएंगे। मतलब उनकी डेवलपमेंट का सोर्स क्या है? दैट इज द फॉरेस्ट्स। ठीक है, मतलब लाइवलीहुड का सोर्स क्या है? दैट इज द फॉरेस्ट। सो वहां पर हमें उनको प्रोटेक्शन देनी चाहिए। सो कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स को हम किसके अंडर डाल देते हैं? दैट इज मैप प्रोग्राम के अंडर डाल देते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स इंडिया में कितने हैं? 18। ऑन द अदर हैंड अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व्स मैप के अंडर कहते हैं तो हैं अराउंड 11। दोनों ही आपको पता होने चाहिए और उसके आसपास के एरियाज भी पता होने चाहिए। अगर आप यूपीएससी के पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जितने भी हमारे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उसके आसपास की ज्योग्राफी भी पूछी हुई है। तो अगर आपको टाइम लगे तो आपने क्या करना है, हर बायोस्फीयर को रिजर्व को लेना है और नेट पे उसके आसपास का एरिया, उसकी ज्योग्राफी कैसी है, वहां पर वेजिटेशन कौन सी होती है, कौन सी रिवर्स वहां से फ्लो करती है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है जी। सो दिस वाज द होलिस्टिक कवरेज ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या हैं, वो हमें बेनिफिट कैसे पहुंचाते हैं, हम कैसे एक बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं, डेवलपमेंट ऑन वन हैंड एंड एनवायरनमेंट ऑन अदर हैंड, कैसे वो एक बैलेंस को मेंटेन कर रहा है, उसकी स्ट्रैटेजिक बाइफिकेशन कैसे है, कोर एरिया, बफर एरिया, ट्रांजिशन एरिया, और उनमें कौन कौन सी एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड है या फिर कौन सी एक्टिविटीज कर सकते हैं आप, वो सब कुछ उसमें लिखा गया है। अब नेक्स्ट हमने पढ़ा दैट इज द मैप प्रोग्राम। वो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम किसका है? यूनेस्को का है। कौन सी ऐसी साइट्स हैं जो मैप के अंडर आती हैं, इंडिया में कौन से बायोस्फीयर रिजर्व्स एग्जिस्ट करते हैं और कौन से बायोस्फीयर रिजर्व्स ऐसे हैं जो मैप के अंडर आते हैं। So this was the holistic coverage of biosphere reserves. I hope you like the lecture. Thank you very much.